एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 10.23। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिथियम के दो कंपाउंड लिए हमने, एक है लिथियम फ्लोराइड और एक है लिथियम क्लोराइड। इनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर बात की गई है कि लिथियम का फ्लोराइड वाटर में, ये जो मैं लिख रही हूँ वाटर को लेकर है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और अगर लिथियम के क्लोराइड की बात की जाए तो इट इज सॉल्युबल नॉट ओनली इन वाटर बट ऑल्सो इन एसीटोन। तो सॉल्युबल इन वाटर एंड एसीटोन। पहले हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें। ये दो आयन से बना है, लिथियम आयन और फ्लोराइड आयन। ये दोनों ही सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं। हमें जानते हैं कि साइज ग्रुप में नीचे जाने में बढ़ती है। सेकेंड पीरियड के मेंबर होने का दोनों की ही साइज छोटी है। और जब साइज कंपैटिबिलिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, कंपैटिबिलिटी मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं। और जो बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं लैटाइस एनर्जी। इससे पहले भी ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर वाटर में डिसॉल्व होने की बात है उसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए और लैटाइस एनर्जी कम होना चाहिए। मगर लिथियम फ्लोराइड में साइज कंपैटिबिलिटी के कारण या ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के कारण यहाँ पर रिलीज होने वाली लैटाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं लैटाइस एनर्जी का ज़्यादा होना फेवर नहीं करता वाटर में डिसॉल्व होने के लिए, इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल। अब आए अगले कंपाउंड को लेकर, वो है लिथियम का फ्लोराइड। लिथियम के कंपेयर में क्लोराइड की साइज बड़ी है, थर्ड पीरियड का मेंबर है। क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है और सारे ही आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये भी वाटर में सॉल्युबल है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ लिथियम क्लोराइड को लेकर, तो लिथियम क्लोराइड में लिथियम की स्मॉल साइज क्रिएट कर रही है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर देता है। और जैसे कि पढ़ा जा चुका है कि पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर आता है। तो ये पोलराइजेशन क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है, इसलिए जो सवाल किया गया है कि पानी में सॉल्युबल है, तो वजह हमने कहा इनमें आयनिक बॉन्ड है इसलिए पानी में सॉल्युबल है। और जो पोलराइजेशन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है वो उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल बना रहा है। और जो एसीटोन बोला गया है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट का ही एग्जाम्पल है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया। तो वजह आयनिक होने के कारण पानी में सॉल्युबल, पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10.25। इसमें तीन इक्वेशंस दिए जिन्हें कंप्लीट करना है। इससे पहली इक्वेशन है इफ द सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। इस पहली सवाल में सोडियम की रिएक्शन पानी से करवाने के लिए कही गई है। हम जानते हैं सोडियम इज अल्कली मेटल्स। अल्कली का मतलब होता है बेस, और इनकी पानी को लेकर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है कि जब ये पानी में जाते हैं तो ये बेस बनाते हैं। इसका मतलब बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हो गई कंप्लीट रिएक्शन जिसमें जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। सेकेंड वन, सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। अगर हम इस सोडियम मेटल को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन याद दिलाओ। इस फैमिली की तीन चीज़ें बनती है, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो साइज में सबसे बड़े होते हैं, हमने कहा था पोटेशियम,
रुबीडियम, सीजियम जैसे बड़े मैटर ही उसके साथ साइज़ कंपैटिबिलिटी रखते हैं। मैंने बात की थी साइज़ कंपैटिबिलिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ तो बॉन्ड बना पाते हैं। जहाँ तक सोडियम की बात है, ये ऑक्साइड बनाता है और ज़्यादा प्रेफर परऑक्साइड करता है। इसका मतलब यदि मैं इसे एयर के प्रेजेंस में गर्म करूँगी तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो या तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा या ये सोडियम परऑक्साइड भी बना सकता है, क्योंकि इसकी साइज जो है वो परऑक्साइड आयन के फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। अगेन रीज़न वही है, साइज कंपैटिबिलिटी। तीसरा, सोडियम परऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में परऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन डिस्कस की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड लेंगे, कोई भी हाइड्रोजन सोर्स जैसे पानी या सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उस एग्जिस्टिंग एलिमेंट की जगह हाइड्रोजन लेता है और उस परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़कर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही बात है। ये रहा Na2O2 जिसके परऑक्साइड लिंकेज है, या हाइड्रोजन सोर्स के रूप में वाटर यूज़ किया गया है, तो होगा ये कि ये सोडियम को हटा देगा और सोडियम को हटाकर खुद जगह ले लेगा। ये भी बात हम जानते हैं कि जो अल्कली होते हैं ये अल्कली बेस बनाना प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएगा। इसका मतलब इसे 2 OH लगेंगे। मेरे द्वारा अगर रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब 2 H और 2 OH। तो OH आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 2 H बचे हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इस तरह बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है बिल्कुल जो हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन मेथड पर करते हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो परऑक्साइड लिंकेज है उसमें हाइड्रोजन सोर्स मिलाए तो परऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम अल्कली होने के कारण पानी से रिएक्ट करके बेस बना देगा। इसके बाद आता है नाउ क्वेश्चन नंबर 10.26। इस क्वेश्चंस के भी अलग अलग पार्ट है। जैसे पहले ए की बात करती हूँ। यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ऑर्डर किस चीज़ का है? इसमें लिथियम आयन सबसे पीछे दिखाई दे रही है और ऑर्डर वाइज जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो सोडियम उसके आगे, पोटेशियम उसके आगे और रुबीडियम उसके आगे। और यहाँ लिखा हुआ है आयोनिक मोबिलिटी इन वाटर। पानी के अंदर आयनिक मोबिलिटी जो यहाँ पर बात की गई। इसका मतलब ये बताया गया कि लिथियम जो सबसे छोटी साइज़ का है उसकी मोबिलिटी सबसे कम है और इन चारों में रुबीडियम जो सबसे बड़ा है उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वाटर और एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम अपनी छोटी साइज़ और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैवीली हाइड्रेटेड होता है। हैवीली हाइड्रेटेड मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं ओरिजिनली इसकी साइज खुद बड़ी नहीं है, परंतु वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ के एक तो साइज बढ़ गई जिससे वेट बढ़ा। दूसरा, ये जो आयंस मूव करती है अपनी अपोजिटली चार्ज रॉड की ओर करती है, मतलब प्लस किसकी ओर मूव करेगा? माइनस की ओर। कहीं न कहीं ये प्लस क्योंकि कवर्ड हो चुका है, इसका अट्रैक्शन माइनस के साथ कम हो चुका है। और नहीं, माइनस के डायरेक्ट एक्सपोजर में प्लस होगा तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, मगर यहाँ प्लस किससे कवर्ड हो चुका है? वाटर मॉलिक्यूल से कवर्ड हो चुका है और इस कवरिंग के कारण उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो चुका है क्योंकि बीच में कोई आ चुका है।
जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिससे वाटर को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन होने की कैपेसिटी कम होती जाती है। इसके हिसाब से रुबीडियम क्योंकि सबसे बड़ी साइज़ का है वो सबसे कम हाइड्रेटेड है। कम हाइड्रेटेड मतलब कम वाटर मॉलिक्यूल से घिरे होने के कारण उसका वेट इतना नहीं पड़ पाया जो उसे इजीली मूव करने में हेल्प करेगा, और दूसरा उसका चार्ज पूरी तरह कवर नहीं है, इसलिए आसानी से वो नेगेटिवली चार्ज रॉड की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे ए पॉइंट का रीज़न हो गया। इसी तरह बी में लिथियम को लेकर ये बात की गई है कि अल्कली फैमिली में लिथियम अकेला एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके नाइट्राइट बना सकता है। रिएक्शन एक्चुअली ये होती है, लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म लिथियम नाइट्राइट। ये जो लिथियम नाइट्राइड है वो लिथियम से इसलिए बना सकता है क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ। ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है जो अल्कली मेटल है, ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और सेकेंड ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उन सब में नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिलेट करके नाइट्राइट बनाने की कैपेसिटी है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है डायगोनल प्रेजेंट दो एलिमेंट का सिमिलर बिहेवियर, और क्योंकि ये उसके साथ सिमिलर बिहेवियर रख रहा है जिसके पास नाइट्रोजन से सीधे रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाने की कैपेसिटी है, तो वो बिहेवियर इसमें भी आ गया जो बाकियों में नहीं है, क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखा रहे अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। इसलिए मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बना सकता है, इसलिए लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बना सकता है। अब आते हैं हमारे सी पार्ट पे, जो 10.26 का लास्ट पार्ट है। इसमें ईएमएफ को लेकर बात की गई है। सबसे पहले मैं वो इक्वेशन ले लूँ जिसका लेकर बात की गई है। ई स्टैंडर्ड कोई मेटल आयन बताई गई जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है अल्कलाइन अर्थ मेटल में, नीचे स्टेट लिखी है एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस होते हुए दिखाई जा रहा है इसको M और S सॉलिड। यहाँ ये कहा गया है इनमें से जो मेटल हैं वो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उनमें से किस किस को शामिल किया गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, एक ही फैमिली के होने के बाद भी तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं। और सवाल ये कहा गया है कि जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बता रही है, और जब कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, मतलब इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। आप इसे डिटेल में समझना चाहें तो 11th के चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन और 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं ये इतना आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। एक ही फैमिली के तीन अलग अलग एलिमेंट कांस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सिमिलर ऑलमोस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेकर ये प्रोसेस करता है और जो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसको हम तीन एनर्जीज़ की मदद से कैलकुलेट करते हैं। पहली एनर्जी होती है सब्लिमेशन एनर्जी। ये सब्लिमेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कई बार कहा जाता है। सेकेंड होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और तीसरी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि एक्सोथर्मिक होती है। किसी एलिमेंट के लिए जब तीनों एनर्जीज कैलकुलेट की जाती है तो तीनों के टोटल कैलकुलेशन से जो वैल्यू आती है उससे ईएमएफ डिसाइड होता है। मतलब ईएमएफ को कैलकुलेट करने में इन तीन का इम्पोर्टेंस होता है। नेचर अलग अलग होने से इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग हो सकती है। किस कैल्शियम के लिए वैल्यूज़ अलग आए, स्ट्रोंशियम के लिए अलग अलग हो, बेरियम के लिए अलग हो, पर मैंने कहा इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है ही नहीं यहाँ पर। यह इम्पोर्टेंस इन तीनों से आने वाले रिजल्टेंट का है। तो क्योंकि इन तीनों से आने वाला रिजल्टेंट लगभग तीनों का सेम होता है जिससे ईएमएफ निकाला जाता है, और क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है इसलिए हम ये पाते हैं कि तीनों का ईएमएफ इक्वल होता है, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट इन वैल्यूज़ को लेकर सेम होता है।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10.27। इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट लें, इसमें सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड की बात की है और ये पूछा गया है व्हाट इज अल्कलाइन इन नेचर, मतलब यदि आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो बेसिक क्यों होता है। ये एक सॉल्ट एक्चुअली, जो एक एसिड कार्बोनिक एसिड और एक बेस NaOH से बना हुआ है। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट गेट आयोनाइज्ड, और अगर मैं इसके दोनों अलग अलग पार्ट्स को लेकर बात करूं तो बेस बनेगा NaOH, 2 सोडियम को 2 H चाहिए, बदले बचा 2 H, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर बेस भी है और साथ में एसिड भी है, तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल होना चाहिए था। अगर बेसिक क्यों है तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं ये वीक एसिड है। वीक एसिड होने का ये H पॉजिटिव कम देगा, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस होने का ये OH नेगेटिव ज़्यादा देगा। तो सॉल्यूशन में बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन किसका, OH नेगेटिव आयन का, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से सॉल्यूशन हो गया बेसिक। नाउ नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स को फ्यूज्ड क्लोराइड से इलेक्ट्रोलाइज करके क्यों बनाया जाता है। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम गेन करना चाहते हैं। मेटलर्जी में आप लोग पढ़ते हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम जैसे कुछ एलिमेंट है जिनका रिडक्शन, क्योंकि इनका RP हाईली नेगेटिव होता है या आसानी से रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स पे कराया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स पर रिडक्शन कराने के लिए जो प्रोसेस कराई जाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इनका रिडक्शन किस तरह होता है, पहले देखें कि जो आयन होती है सोडियम आयन, ये प्लस होने के कारण कैथोड की ओर मूव करती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये वहाँ जाके रिड्यूस हो जाती है। सवाल ये पूछा है कि जब आप ऐसा प्रोसेस करते हैं तो इसे फ्यूज्ड क्यों लेते हैं, एक्वस क्यों लेते हैं। अब देखिए, अगर एक्वस लेंगे तो आयन Na पॉजिटिव के साथ में सॉल्यूशन में एक और आयन हो जाएगी H पॉजिटिव। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, जो ऊपर एक बैटरी लगी होती है उससे गेन किया जाता है, और जो पोटेंशियल लगता है इसे कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। समझ सकते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयन डिस्चार्ज हो रही है। जब 2 आयन कंपटीशन में हो तो पहले वो डिस्चार्ज होती है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, और हमें याद रखना है H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na पॉजिटिव से कम होता है। ये ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल, तब चार्ज लूज करने के लिए लगने वाला पोटेंशियल, और क्योंकि वो हाइड्रोजन का कम है इसलिए वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए फिर रिएक्शन ये नहीं होगी, रिएक्शन हो जाएगी कैथोड पर हाइड्रोजन आयन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी और बनाएगी H। और हम सोडियम को डिस्चार्ज करना चाहते थे या किसी अल्कली को डिस्चार्ज करना चाहते थे, तो इसलिए हम इसमें पानी नहीं ले सकते, हमें इसको फ्यूज स्टेट में लेना पड़ता है। सी फॉर्म, सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। हम जिन सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, मगर सोडियम ज़्यादा यूजफुल है पोटेशियम से। इसकी वजह क्या है, पहला सोडियम इज़ मोर अबंडेंट, ये ज़्यादा मिलता है, जो चीज़ आसानी से मिले उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। फिर ये पोटेशियम की जगह आसानी से ले सकता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का केमिकल बिहेवियर और आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर साइड, तो सोडियम एंड पोटेशियम हैज़ सिमिलर बिहेवियर, इसकी आसानी से जगह भी ले सकता है। और तीसरा लेस रिएक्टिव, पोटेशियम नीचे है, साइज बढ़ने से आयन नीचे कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पाता, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। Hence can easily control। इसलिए उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वजह है जिसके कारण हम सोडियम ज़्यादा प्रेफर करते हैं पोटेशियम के कंपेयर में। इसके बाद में अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10.28 पर।
क्वेश्चन नंबर 2.8 1 to 9 में कुछ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कही गई हैं। 3 चीज़ें हैं जिनकी पानी के साथ रिएक्शन करानी। पहला पॉइंट सोडियम परऑक्साइड मैं बात कर चुकी हूँ, दोहरा देते हैं। किसी में भी परऑक्साइड लिंकेज हो, आपने कोई सोर्स ऑफ वाटर डाला है लाइक H2O, तो परऑक्साइड लिंकेज हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगा। क्योंकि इसका एक पार्ट सोडियम है जो कि अल्कली मेटल है, जो पानी के साथ बेस बनाते हैं, तो ये पार्ट बेस NaOH बना देगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे 2 OH लगे और 2 H, इस हिसाब से 2 मोल वाटर से हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सेकेंड है KO2 एंड वाटर। KO2 इज ए सुपर ऑक्साइड, और यदि आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो बेसिक बिहेवियर तो सेम ही है कि पोटेशियम अल्कली है तो वो भी बेस बनाएगा। और अगर मैं इस पोटेशियम को बेस में कन्वर्ट कर चुकी हूँ तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन की बैलेंसिंग में मेरे पास कुल 4 अवेलेबल हाइड्रोजन थे जो पूरी तरह यूज़ कर चुकी हूँ। तो सिर्फ क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। और इन ऑक्सीजन में अगर आप काउंट करें तो 8 में से 2 ऑक्सीजन वहाँ जा चुके हैं, तो बचे हैं 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह प्रोसेस में साथ में रिलीज़ हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। इस तरह सुपर ऑक्साइड के केस में के पोर्शन तो बेस बना लेता है और रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। थर्ड, Na2O विथ CO2 सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन की है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, यू ऑल नो दैट, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो क्योंकि ये बेसिक नेचर का, एसिडिक नेचर का, तो सॉल्ट बनेगा Na2CO3, जिसको डिजोल्व करके हमने अभी अल्कलाइन नेचर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.29 से कुछ एक्सप्लेनेशन माने गए हैं। पहला, बेरिलियम के 2 कंपाउंड लिए गए, एक ऑक्साइड और एक सल्फेट, जिसमें कहा गया बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वह इनसॉल्युबल होता है, या पानी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, जबकि जो बेरियम का सल्फेट होता है वो सॉल्युबल होता है। अभी फिर से बात करते हैं जो हमने लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड के केस में कही थी। जब वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है तो लेटाइस एनर्जी कम होनी चाहिए, जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। बेरिलियम ऑक्साइड में बेरिलियम और ऑक्साइड अगेन सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं। सेम पीरियड के मेंबर होने के कारण इनमें क्या है, साइज कंपैटिबिलिटी, ऑलमोस्ट इक्वल साइज। और मैंने कहा था जब साइज कंपैटिबिलिटी हो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और रिलीज होती है हाई लेटाइस एनर्जी। तो इस हाई लेटाइस एनर्जी के कारण आप देख रहे हैं अपोज कर रहा है ये सॉल्युबिलिटी को, तो ये हो गए इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर सल्फेट आयन साइज में बड़ी होती है, तो बेरिलियम आयन साइज में बड़ी है, छोटी है। सल्फेट आयन साइज में बड़ी है, साइज कंपैटिबिलिटी नहीं है, बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे लेटाइस एनर्जी कम रिलीज होगी, सपोर्ट हो रहा है। बेरिलियम साइज में बहुत छोटा होता है और छोटी आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो हम देख रहे हैं दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं, लेटाइस एनर्जी का कम होना, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज़्यादा होना, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल है। ऐसे नेक्स्ट 2 कंपाउंड को कंपेयर किया गया है। इसी फैमिली का एक मेंबर बेरियम, उसका ऑक्साइड जो कहा गया इनसॉल्युबल है, बेरियम का ऑक्साइड जो कि सॉल्युबल है, और बेरियम का सल्फेट जो कि इनसॉल्युबल है। फिर अगर बात पानी में सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में है तो जैसे मैंने कहा लेटाइस एनर्जी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। बेरियम जहाँ साइज में बड़ा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नीचे आ गया वो। तो जहाँ ये साइज में बड़ा है, ऑक्साइड जो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है वो साइज में छोटा है, साइज कंपैटिबिलिटी इनके बीच में है नहीं।
साइज कंपेटिबिलिटी नहीं होने से बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होने से लेटाइस एनर्जी कम होगी और लेटाइस एनर्जी कम होने का फेवर कर गया ये फैक्टर, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। चलिए आते हैं, बेरियम की साइज बड़ी, अभी हमने कहा था सल्फेट आयन की साइज भी बड़ी है, तो इनमें आ गई साइज कंपैटिबिलिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, लेटाइस एनर्जी को बढ़ा देगी। पहली चीज़, बेरियम बड़ी साइज के होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम, तो दोनों ही फैक्टर अपोज कर रहे हैं और इन दोनों के कारण इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। इसलिए बेरियम का ऑक्साइड सॉल्युबल है और सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल है। 10.30 क्वेश्चन नंबर, इन सभी में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? ये सारे ही मेंबर्स अल्कली के दिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीज़ियम। मेटलिक बॉन्ड में चाहे अल्कली हो चाहे अल्कलाइन, दोनों को शामिल करना चाहती हूँ। साइज बढ़ने के साथ इनमें जो मेटलिक बॉन्ड है वीक होता जाता है, क्योंकि कर्नल और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो मिलकर मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और मेटलिक बॉन्ड वीक होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं। जैसे डाउन द ग्रुप जाने पे भी कम होते हैं, तो इसका होगा मिनिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। 10.31, इसमें भी अल्कली मेटल्स के मेंबर्स देके पूछा गया है कौन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीज़ियम। हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होना। लिथियम की स्मॉल साइज और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें कैपेसिटी क्रिएट करता है कि आसानी से वाटर मॉलिक्यूल की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए इससे फैमिली में इसी के सॉल्ट हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल हमने अपनी थ्योरी डिस्कशन के दौरान देखा भी था। थर्मली द मोस्ट स्टेबल अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट दिए गए हैं, थर्मली मोस्ट स्टेबल कहा गया है। देखते हैं कौन कौन दिया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके नीचे आने वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्डर वाइज है, अभी भी नहीं, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट एंड देन बेरियम कार्बोनेट। आप कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हमने कहा था डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो सेंटर मेटल होता है साइज़ बड़ी होने से इसका पोलराइजेशन पावर कम होता जाता है। बेरियम की साइज़ बड़ी है, साइज़ बड़ी होने से पोलराइजेशन कम है, पोलराइजेशन कम होने से आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब सबसे जो लास्ट मेंबर होगा वो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा, इसमें बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है।